सविस्तर मार्गदर्शन करतील. महोदय विजय मानकर, असिस्टंट कमिशनर, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, तसेच विचारवंत मंडळी, तसेच बंधू आणि भगिनींनो, आमचे मार्गदर्शक माननीय आयु कानेकर सर यांनी मला अशा गडतेमधून बाहेर काढलेला आहे. ज्या प्रकारे त्यांनी त्यांचे गुरु संपतजी रामटेके यांचे नाव घेतलं, त्याच प्रकारे मी त्यांच्या शब्दात बयान करू शकत नाही. त्यांनी मला त्या गडतेतून काढलं आहे, ज्या व्यसनामधून काढलेलं आहे, ज्या वाईट दिशेकडे जात असताना काढलेलं आहे. अशा अत्यंत वाईट अवस्थेमधून काढलेलं आहे. त्यांचं मी मनपूर्वक आभारी आहे. त्यांनी आम्हाला लाखांदूरमध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक संघटन स्थापन केलं होतं, बहुजन विद्यार्थी संघटन. त्याचं ध्येय असं होतं की संविधानाप्रती निष्ठा आणि फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारसरणीवर आधारलेले आमचा संघ त्यांनी स्थापन दिला आणि त्या दृष्टीने आम्ही वाटचाल केली. अशा या महान व्यक्तीचे आम्ही आपल्या संघातर्फे अभिनंदन करत आहोत. मी मानकर साहेबांना अशी विनंती करतो की त्यांना आम्ही प्रेझेंट दिलेलं आहे ते त्यांच्या हस्ते सरांना द्यावं. तसेच मी पुन्हा आग्रहाची विनंती करतो, त्यांच्या पत्नी ज्योती कानेकर ह्या सुद्धा मंचकावर येतील. कारण पुरुषाच्या यशस्वीमध्ये पत्नीचा तेवढाच वाटा असतो. त्यांचा वाटा हा मला तरी वाटते खूपच आहे. जसा बाबासाहेबांच्या वाटचालीमध्ये रमाईचा वाटा होता, त्याच प्रकारे त्यांचा सुद्धा वाटा आहे. कारण की आम्ही त्यांच्या घरी केव्हाही जाऊ, त्या मला प्रेमाने सांगत असतात की सर आहेत किंवा नाही. मी आमच्या बहुजन विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष संजय नाले ते येतील असं मी त्यांना विनंती करतो. मानकर सरांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी स्वपत्नी त्यांना हे प्रेझेंट द्यावं. महिन बोरकर. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयुष्यमान मानकर साहेब यांच्या हस्ते हा बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा सप्रेम भेट करत आहे. कारण ते सुद्धा सांगणारच आहेत की त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना कसे कसे व्यसन होते आणि ते काय झाले. सर्व बहुजन समाज आणि या कार्यक्रमानिमित्तानं जे आपल्याला विद्वान असे मार्गदर्शक लाभलेले आहेत, त्या सर्वांचं मी आभार मानतो आहे. आणि या ठिकाणी जो हा प्रबोधन मंचच्या माध्यमातून आणि बहुजन विद्यार्थी संघाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम जो इथं आयोजित केलेला आहे, आणि याच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून माझ्यासारख्या एका नालायक माणसांचा सत्कार लायक माणसाच्या हातून करवून घेण्यात आला, तर मी सर्वप्रथम हे सर्व श्रेय कानेकर सरांना देत आहे. कारण या लाखांदूर क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत महानालायक लोकांची पैदास जास्त झाल्यासारखी दिसत आहे. आणि म्हणून या क्षेत्रामध्ये
नालायक लोकांचा सत्कार करण्यासाठी कोणीही लायक तयार झालेला नाही. आणि हे सर्व कार्य नालायक लोकांचा सत्कार लायक लोकांच्या हातून ज्यांनी केले आहे असे ते कानेकर सर या लाखांदूर क्षेत्रातील तमाम बहुजन विद्यार्थी, सुशिक्षित असोत, उच्च शिक्षित असोत, बेकारीतले असोत की ओकारीतले असोत, या सर्वांना लायक बनवण्यासाठी ते प्रयत्न करतील एवढी अपेक्षा बाळगून मी माझे इथं 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय फुले, जय भीम. बंधूंनो, असे हे 1-2 नव्हेत, असे अनेक विद्यार्थी आहेत ज्यांना तंबाखू, खर्रे, सिगरेट पिण्याची सवय आहे, दारू पिण्याची सवय आहे. मग ते धनिकाचे असोत की गरिबाचे, त्यांना त्या व्यसनातून मुक्त करण्याचा माझा प्रयत्न चालू आहे. मी ते करत राहणार आहे. हे लोक, आपण त्या मुलांना जेव्हा दोष देतो, हा त्या विद्यार्थ्यांचा किंवा मुलांचा दोष नाही, त्याला समाज दोषी आहे. आता तर आपण मुलंच दारू पितात असं ऐकतो. अरे, मुली सुद्धा दारू पितात, सिगरेट पितात. ती एक विद्यार्थिनी माझ्याजवळ आहे की जी दारू पित होती, सिगरेट पित होती. तिची सुद्धा दारू पिणं आणि सिगरेट पिणं मी बंद केलं. परंतु आमची विचारसरणी सध्या एवढ्या उच्च पातळीला गेलेली नाही आहे की मी तिथे आजही हजर करू शकतो. परंतु समाज इतका प्रगत विचाराचा नाही आहे अजूनही. कारण जर ती मुलगी इथे सांगितलं आणि तिचे नाव सांगितलं, उद्या भविष्यात तिला त्या नजरेनं पाहत ही पूर्वीची दारुडी हो, ती सिगरेट पिणारी हो, आणि म्हणून तिला मी या विद्यार्थ्यांना इथे हजर करत नाही. तशी तिची कन्सेंट आहे की सर मी सांगू शकेल की मला दारू पिण्याची सवय होती, सिगरेट पिण्याची सवय होती. तिची कन्सेंट आहे. पण बेटा म्हटलं नाही, त्यामुळे मी नावही डिक्लेअर करत नाही. ती विद्यार्थिनी माझ्याजवळ आहे. असो, मी या ठिकाणी आता आदरणीय मानकर साहेब यांना पाचारण करतो. त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणाला सुरुवात करावं, विषयाला अनुसरून. गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील में जमा हुए नागरिकों, लगभग 54 साल गणतंत्र के हमने पूरे किए. गणतंत्र कहने से अच्छा मैं समझता हूँ लोकतंत्र कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि गणतंत्र में केवल अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार लोगों को रहता है, पर गणतंत्र के आगे 20वीं सदी में लोकतंत्र का उदय हुआ. इसलिए केवल गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो एक मायने में गणतंत्र प्रणाली तो हमने अपनाई. किस मायने में अपनाई? इस मायने में अपनाई कि हमें हजारों साल तक जो अपने प्रतिनिधि अपने एमएलए एमपी चुनकर भेजने का अधिकार नहीं था, तो संविधान के माध्यम से ये अधिकार हमें मिला कि हम अपने प्रतिनिधि खुद चुनकर भेज सकते हैं. लेकिन 20वीं सदी का दौर ये पूरे दुनिया में एक नए आबो हवा का दौर था. 20वीं सदी केवल 20वीं सदी में केवल लोगों को यही अधिकार नहीं मिला कि वो अपने प्रतिनिधित्व खुद चुनकर भेज सके, पर 20वीं सदी ने दुनिया भर में जो बदलाव आए उसमें 4 मूल्यों को अपनाया गया. केवल अपने प्रतिनिधि को चुनना ही काफी नहीं,
जो प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, उन्होंने इस देश का कारोबार 4 मूल्यों के आधार पर चलाना चाहिए। ये गणतंत्र से लोकतंत्र का डेवलपमेंट हुआ। कौन सी वो 4 बातें जिसके आधार पर देश का कारोबार चलना चाहिए? जो प्रतिनिधि गणतंत्र प्रणाली में तो पहले भी चुन कर जाया करते थे। जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय संविधान सभा में जो 292 मेंबर पार्लियामेंट उस समय चुन कर गए थे, 292 मेंबर पार्लियामेंट जो भारत की संविधान सभा में चुन कर गए थे, उस समय बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो भारत में गांव के आधार पर और गाय के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे। गांव और गाय के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे और उनके नेता और कोई नहीं, गांधी जी थे। तो उस समय संविधान सभा में जब संविधान लिखने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को मनवाकर और जवाहरलाल नेहरू और पटेल को मजबूर कर अंग्रेजों को मनवाकर और नेहरू और पटेल को मजबूर कर बाबा साहब ने इस तरह की परिस्थितियां, इन तरह की परिस्थितियां निर्माण की, जिन परिस्थितियों में जो उस समय देश को लीड कर रहे थे, देश के कारोबार को लीड उस समय में जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी को इस बात को मानना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के आगे ये कंडीशन रखी थी कि आज़ादी तो हम आपको दे देंगे, आज़ादी तो हम आपको दे देंगे, पर क्या आप आज़ाद भारत को चलाने लायक हो गए हो? आज़ादी तो हम आप लोगों को दे देंगे, पर क्या आज़ाद भारत को गांधी जी, नेहरू आप चलाने लायक हो गए हो? तब गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के आगे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। किस लिए खड़ा हुआ? क्योंकि इस देश में गणतंत्र प्रणाली को 2500 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। इस देश में, इसी देश के मनुवादियों ने गणतंत्र प्रणाली को 2500 साल पहले समाप्त कर दिया था। और अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत और चाइना, ये 2 देशों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों देशों का कंपटीशन बाकी दुनिया के देश नहीं कर सकते। किस मामले में इनका कंपटीशन नहीं कर सकते, इनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकते? जनसंख्या के मामले में भारत और चाइना की प्रतियोगिता दूसरे देश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों देशों की आबादी को अगर मिला दिया जाए तो 33% आबादी ये दोनों देशों की बनती है। तो लेकिन अंग्रेजों के आगे और उस समय जो संयुक्त राष्ट्र बना था 1946 में, 45-46 के लगभग संयुक्त राष्ट्र बना। तो संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र को दुनिया के सब देशों ने अपनाना चाहिए, ऐसा रिजोल्यूशन भी पास हुआ था। ऐसा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित हुआ था कि दुनिया के हर राष्ट्रों ने, हर देशों ने लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। तो इसलिए अंग्रेजों के आगे क्या समस्या थी? अंग्रेजों के आगे समस्या ये थी कि अगर दुनिया की 1/3 आबादी, भारत और चाइना की आबादी, अगर ये 2 राष्ट्र अगर लोकतंत्र प्रणाली को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि चाइना पहले ही कम्युनिस्ट मार्ग पर चल चुका था,
माओ के क्रांति के बाद चाइना पहले ही रशिया की क्रांति के बाद चाइना कम्युनिस्ट मार्ग पर चल चुका था। तो अंग्रेजों के आगे ये समस्या थी कि अगर भारत का इतिहास तो चाइना से बदतर है। किस मायने में बदतर है? क्योंकि चाइना में तो शायद गणतंत्र नहीं था, लेकिन भारत में तो गणतंत्र को समाप्त किया गया था। तो इसलिए अंग्रेजों ने ये गारंटी जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी से मांगी कि आजादी तो हम आपको दे देंगे और इसके लिए अब आपको गांधी जी आंदोलन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारी ऐसी हालत नहीं कि आप आंदोलन करो और हम आपको रूल कर सके। तो आजादी तो हम आपको दे देंगे, लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन को आप क्या कहते हैं? अट, मराठी में क्या कहते हैं? अट। तो अट ठेवली, अंग्रेजों ने अट रखी। तो अट काय ठेवली? तो अट ये रखी कि भाई आपको आजादी हम दे देंगे, स्वतंत्रता आम्ही तुम्हाला देतो, पण तुम्हाला लोकतंत्र आपल्या देशामध्ये स्वीकारावं लागणार। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय देश के कारोबार को चला रहे थे, उस समय देश के वो इंटरिम गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर हुए थे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के आगे ये समस्या खड़ी थी कि भाई लोकतंत्र अब भारत में लाना है तो बड़ी दिक्कत की बात है। और अंग्रेज ये कह रहे थे कि आपका लोकतंत्र लिखित होना चाहिए, अलिखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड का लोकतंत्र अलिखित लोकतंत्र है, क्योंकि इंग्लैंड में नागरिकत्व मूल्यों के प्रति नैतिकता है। इंग्लैंड में नागरिकत्व मूल्यों के प्रति नैतिकता है, पर भारत में तो आदमी ने आदमी का शोषण किया, अपमान किया। इसलिए अंग्रेजों ने अट रखी थी कि आपका लोकतंत्र लिखित होना चाहिए। आप प्रेस वाले तो ठीक ठाक से लिखिएगा भाई, तोड़ मरोड़ के मत लिखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र को टिकाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि द प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए आप अगर लिख रहे तो प्रॉपर लिखे, ताकि लोगों को सही मैसेज जाए, क्योंकि आज का रिपब्लिक डे थोड़ा अलग किस्म का हो रहा है। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से कहा कि भाई ये तो बड़ी झंझट की बात है। एक तो आप कहते हो आजादी ले लो, आजादी तो हमको चाहिए, फिर आप कहते हो लोकतंत्र भी हमको अपनाना होगा, तो यहां तक भी ठीक है, लेकिन लिखित लोकतंत्र तो बड़ी दिक्कत की बात है, इसके लिए संविधान बनाना होगा। तो अभी आप एक काम करो कि आप इसके साथ साथ हमें कोई संविधान लिखने वाला भी दे दो। अंग्रेजों से जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, प्रेस वालों को इतिहास मालूम होगा, कि भाई आप संविधान लिखने वाला दे दो। उसमें एक अंग्रेज थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार थे, उनका नाम जॉन स्टुअर्ट मिल्स है। तो नहीं, मैं गलत नाम ले रहा हूँ। हाँ नहीं, रायसी नहीं थे, जॉन स्टुअर्ट मिल भी नहीं थे, मैं रिकलेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने श्रीलंका का संविधान लिखा। तो उन्होंने उनसे ये कहा था कि भाई आप उन्हें कह दो कि वो भारत का संविधान लिखे। बाद में उन्होंने श्रीलंका का संविधान भी लिखा था। वो आदमी का ब्रिटिशर का नाम मैं एक ब्रिटिशर के नाम के वजह से उसका नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक ब्रिटिशर का नाम बहुत चल रहा है, उसका नाम है जेम्स लैंड। तो उसके वजह से मैं वो ब्रिटिशर का नाम भूल गया।
अब ये जेम्स लेन की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो पहले लोकतंत्र पे बोल लेता हूँ। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, इस नाम में वो नाम कंफ्यूज हो गया। तो क्योंकि इस नाम से शिवाजी महाराज का नाम खतरे में आ गया, तो इसके लिए मेरे को वो अंग्रेज का नाम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो उस समय अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि आपको भारत का संविधान लिखने के लिए किसी अंग्रेज की जरूरत क्या है? आपको भारत का संविधान लिखने के लिए किसी अंग्रेज की जरूरत क्या है? अरे भारत में ही एक बुद्धिजीवी ऐसे मौजूद है, भारत में ही एक बुद्धिजीवी ऐसे मौजूद है जो केवल भारत का ही नहीं सारे दुनिया का संविधान लिख सकते हैं। तो तब जाके जवाहरलाल नेहरू को ये याद आया कि यार डॉक्टर अंबेडकर भी मेरे देश में हैं। तो बाबा साहब ने मौका पैदा किया, मजबूर किया जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को। उस समय राजेंद्र प्रसाद तो पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं थे, पटेल ज़्यादा एक्टिव थे, वल्लभ भाई पटेल वो ज़्यादा एक्टिव थे पॉलिटिकली। इसलिए पटेल और नेहरू की वो और राजेंद्र प्रसाद को जोड़ दो तो तिकड़ी बोलते हैं, वैसे तिकड़ी चलती थी। जैसे बोलते ट्रायंगुलर सीरीज होती है ना, 3 राष्ट्रों का क्रिकेट मैच होता है, उसमें एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ वल्लभ भाई पटेल और तीसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद। और गांधी जी को तो इन्होंने बाउंड्री के बाहर कर दिया था। तो इस तरह से जो है, तो उस समय संविधान सभा में तो संविधान लिखने की बात चली। दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी। तो जब लोकतंत्र का मामला चला तो उस समय जो संविधान के चैप्टर्स लिखे जा रहे थे 47-48 के बीच में, तो उस समय 47-48 के बीच में तो जैसे मूलभूत अधिकार है और निर्देशांक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मूलभूत अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद जैसे ये प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी है, या जैसे हमने जो 3 लिस्ट अडॉप्ट की है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसमें का इस तरह का आरोप उसमें जो गांव और गाय के आधार पर इस देश को चलाना चाहते थे, ऐसे लोगों की संख्या आज देश में कम होते जा रही है और संख्या कम होती है इसलिए चिल्लाते ज्यादा है। लेकिन उस समय संख्या ज्यादा थी तो चिल्लाया कम करते थे, लेकिन गांव और गाय के आधार पर जो लोग इस देश को चलाना चाहते थे उन लोगों ने एक आरोप उस समय में लगाया। उन्होंने ये कहा कि भाई भारत का संविधान आप बाहर से ले रहे हो, लोकतंत्र का कंसेप्ट आप बाहर से ले रहे हो। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक डिबेट में जवाब देते हुए ये कहा कि भारत का संविधान जो हम बना रहे हैं वो कहीं फ्रांस की क्रांति या अमेरिका के अंदर जो बदलाव हुए उससे प्रेरित होकर नहीं कर रहे। हम अपने महान देश की इतिहास से ही हमने गणतंत्र प्रणाली को अपनाया है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने जो 2500 साल पहले गणतंत्र प्रणाली भारत में हुआ करती थी, तो उस गणतंत्र प्रणाली जैसे ये शाक्य है, लिच्छवी है, वज्जी है, रामागम है, इस तरह के 18 या 17 रिपब्लिक्स का उल्लेख भारत में मिलता है। ये
मगध राज्य के प्रस्तावना के पहले जो 6th सेंचुरी BC में बना, तो मगध राज्य की प्रस्तावना के समय तक और उसके साथ साथ भी 17 या 18 गणराज्य भारत में चला करते थे। और इसका कारोबार बिल्कुल आज जिस तरह असेंबली और पार्लियामेंट में होता है उस तरह होता था, क्योंकि लोग उस समय वोटिंग करते थे। उस वोटिंग को उस समय सल्काग्राना कहा जाता था। और उसके बाद जो लोग चुनकर जाते थे, अगर कोई निर्णय लेना हो तो उसके लिए जिस तरह आज बिल लाया जाता असेंबली में, उस तरह उस समय में भी बिल लाया जाता था, रिजोल्यूशन लाया जाता था और उसे पास किया जाता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि भाई हमने जो गणतंत्र प्रणाली को अपनाया है, तो ये गणतंत्र प्रणाली को हमने विदेशों से नहीं, अपने ही देश के इतिहास से हमने अपनाया है। और इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर बहुत सारी बात बोल कर गए। 2 चीजों पर उन्होंने, जिस बात पर कहने के लिए तो पूरा संविधान है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बातें रेलेवेंट है उस पर बोलना चाहिए। 2 बातों पर बाबा साहब स्ट्रेस करते रहे। पहली बात जिस पर वो स्ट्रेस करते रहे कि कोई भी सिस्टम, कोई भी राजपाट चलाने का जो यंत्रणा है, वो 2 चीजों पर टिकती है। एक वो लिखित रूप में जो कानून बनता है उसके आधार पर टिकती है। जैसे हमने संविधान बनाया, संविधान लिखित रूप में बनाया, तो उसके आधार पर वो टिकती है। और दूसरी बात जिस पर वो यंत्रणा टिकती है, वो विचारधारा, वो यंत्रणा टिकती है, वो यह कि समाज में कस्टम या सामाजिक जीवन किस तरह का है। एक जो यंत्रणा टिकती है वो इस आधार पर, किस आधार पर टिकती है कि उसका कानून किस तरह बनाया गया है, इस आधार पर वो यंत्रणा टिकती है। और दूसरी वो यंत्रणा किस आधार पर टिकती है, वो यंत्रणा इस आधार पर टिकती है कि सामाजिक जीवन किस तरह का है। जो कानून बनाया गया है, तो जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया है वो अपना जीवन किस आधार पर जीना चाहते हैं। तो भारत में 2000 साल तक कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं था। और 1950 को 26 जनवरी को भारत में संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त इस देश के लिए आजादी का दिन है। 15 अगस्त इस देश के लिए आजादी का दिन है, पर सही मायने में भारत के लोग 26 जनवरी 1950 को आजाद हुए। सही मायने में हमें इस देश में आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि जो 2000 सालों तक इस देश में हमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं था, बंधुभाव का, भाईचारा का बड़े पैमाने पर अभाव इस देश में था। न्याय प्रणाली जिसके दिल में जैसे आए वो लागू हो जाती थी, और समतामूलक समाज बनाने की बात तो हमने सोची भी नहीं थी। ये सारी की सारी बातें 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। इसलिए सही मायने में भारत के लोगों को आज़ादी ये 26 जनवरी 1950 को मिली है। सही मायने में भारत के हम लोग 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुए। हो रहे थे 25 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था।
और लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर संविधान देते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिपादित किया, एक संकेत दिया और साथ में वार्निंग भी दी। क्या वार्निंग दी डॉक्टर अंबेडकर ने? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा से यह बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में कदम रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में कदम रखेंगे। एक तरफ एक आदमी को एक वोट देने की वजह से, एक आदमी को एक वोट देने की वजह से हम अपने देश में राजनीतिक लोकतंत्र को अपनाएंगे, पर दूसरी ओर हम अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की वजह से, जो व्यवस्था गणतंत्र प्रणाली को खत्म कर कर मनु ने बनाई, क्यों बना पाया मनु? इसलिए बना पाया क्योंकि सम्राट अशोका लोकतांत्रिक संविधान नहीं बना पाए। सम्राट अशोका ने बहुत बड़ा काम किया। अगर भारतीय इतिहास का कोई स्वर्ण युग है तो वो गुप्ता का पीरियड नहीं, वो मौर्य काल है, क्योंकि इसी मौर्य काल में इस देश का शूद्र अतिशूद्र, इस देश का बहुजन समाज हुक्मरान हुआ था। और हुक्मरान बनकर सम्राट अशोका ने सारे लोगों के लिए समतामूलक समाज बनाने की सोच बनाई थी। सम्राट अशोका के शिलालेख इस बात की गवाही देते हैं। और आज भी अगर जो 84,000 जो स्तूप जो उन्होंने बनाए थे, जो कहीं मट्टी में दफन हुए, जैसे अभी नागपुर के पास मंसर है, उधर भी बहुत बड़ा स्तूप मिल रहा है। कल मुझे और जानकारी मिली कि दूसरा भी स्तूप उधर निकल रहा है, उसमें कुछ शिलालेख भी शायद मिल जाए। तो स्तूप की बात तो ठीक है, लेकिन शिलालेख जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे। सम्राट अशोका के शिलालेख ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे। जिस तरह आज गवर्नमेंट का जीआर निकलता है, उस तरह सम्राट अशोका शिलालेख के माध्यम से जीआर निकाला करते थे। सम्राट अशोका के शिलालेख ये स्पष्ट कहते हैं कि सम्राट अशोका समतामूलक समाज बनाने की सोच बना रहे थे। 37 सालों तक केवल राज करने का मौका सम्राट अशोका को मिला। 37 years ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अशोका। हमने आजादी के बाद और लोकतंत्र के 54 साल पूरे किए। सम्राट अशोका केवल 37 years राज कर पाए। इंदिरा गांधी और वाजपेयी के राज को कोई स्वर्ण युग नहीं कहता। इंदिरा गांधी और वाजपेयी के राज को कोई स्वर्ण युग नहीं कहता, लेकिन यह बात गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि 37 साल केवल सम्राट अशोका ने राज किया और सारे दुनिया के अंदर भारत का इतिहास स्वर्ण पन्नों में लिखा गया कि यह भारत के इतिहास का स्वर्ण युग है। लेकिन सम्राट अशोका एक बात नहीं कर पाए। कौन सी बात वो नहीं कर पाए? शायद सम्राट अशोका ने अगर ये